हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। अब तक हमने आपको ऑप्टिक्स के प्रकाशिकी के क्लास 12 के जो है दो चार लेक्चर प्रोवाइड किए हैं अपवर्तन पे, जिसमें आपको विरल से सघन, सघन से विरल के लिए अपवर्तन के लिए सूत्र हमने निकाल रखा है। अब इसके बाद जो अगला आता है वो है हमारा लेंस मेकर सूत्र, ठीक, जो कि एग्ज़ाम से देखें, अगर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम हो, बिहार बोर्ड का या हरियाणा बोर्ड कहीं का भी हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, इस पर हमसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और इसका डायरेक्ट प्रूफ भी पूछ लिया जाता है। ठीक, तो मैं आपको यही करवाने वाला हूँ अभी। ठीक, लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पीछे के लेक्चर याद होने चाहिए, आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप इसे कर पाएंगे। मैं इसे आपको तोड़ तोड़ के बारी बारी समझाता हूँ कैसे क्या होता है इसमें। देखिए, जैसे हमारे पास लेंस के बारे में अब तक हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक, लेकिन अब 10वीं में आपने पढ़ा है कि लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये फलाना बनता है, ठिकाना बनता है, ऐसे आपने समझ रखा है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक उत्तल लेंस, मैं मानने के लिए कह रहा हूँ अभी, ठीक, हमारे पास जो है एक उत्तल लेंस, हमने ये मान लिया कि हमारे पास एक उत्तल लेंस है। अब इस उत्तल लेंस से अगर हम अपवर्तन कराएंगे तो ये अपवर्तन हमारा दो जगह से होगा। एक तो होगा विरल से सघन और सघन से विरल, विरल से सघन और सघन से विरल, दोनों पीछे के जो टॉपिक है वो इसमें आते हैं। ठीक, लेकिन उन्हीं की वजह से ये टॉपिक आसान भी होता है। ये जो होता है इसके प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, इस टर्म को, ये प्रकाशिक केंद्र होता है। और हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि इस वाले जो एरिया वक्र है इसका जो केंद्र बनता है इस साइड बनता है, तो हमने यहाँ पर एक बिंदु डाल दिया सी। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु डाल दिया हमने C। अब लेकिन C थोड़ा सा अलग टाइप में लगे, ये हमारा अभिलंब का काम है, इसे मानते हैं हम N1 से। किससे मानते हैं? N1 से। इसी टाइप से या अपने तरफ से हम इसे कह सकते हैं कि पहला पृष्ठ है तो इसका C1 होगा और जो इसकी त्रिज्या होगी वो हमारा लमसम R1 हो सकते हैं, R1 ये हम कह सकते हैं। तो जो ये वाला पृष्ठ है इसकी भी त्रिज्या होती है जो कि इधर हो जाती है, हम अपने से इसे C2 मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या को हम R2 कह देते हैं। इसकी त्रिज्या क्या कह देते हैं? R2 कह देते हैं। मैं अभी आपको ये बता दूं कि अपवर्तन इसमें कैसे होता है, क्या सूत्र बनेगा, इससे अभी हमें कोई उतना मतलब नहीं। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु रखी गई O बिंदु पर, हमने एक वस्तु रख दी O पर। जैसे ही O से प्रकाश किरण आके यहाँ पर टकराती है, ठीक से देखिए, ये पहला पृष्ठ है और इस पहले पृष्ठ का जो अपवर्तन होगा उसके लिए विलंब का काम कौन करेगा? तो जो ये वाला टर्म है इसके लिए विलंब का काम करेगा ये वाला हिस्सा, क्योंकि जब इसका गोलाई बनाएंगे तो हमारा इस पर टर्म आएगा, यानी कि इसका गोलाई ये जो है ये बिंदु इसके लिए विलंब का काम करेगा। तो हमने कहा कि जो ये वाला पॉइंट है इसके लिए विलंब का काम ये कर रहा है, सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये जो है विलंब का काम कर रहा है। और हम जानते हैं कि विरल से सघन, अब कहेंगे विरल कौन से है, ये हमारा विरल है, ये जो है सघन है, लेंस है, और ये जो है हमारा फिर विरल, दोबारा विरल में मिला। ठीक, दोबारा विरल मिला, तो विरल, सघन, विरल। ठीक, तो जो प्रकाश किरण वस्तु से चलकर यहाँ पर टकराई थी इसके लिए विलंब का काम इसने ही किया है। और हम जानते हैं कि विरल से सघन जाने पर अविलंब की किरण झुक जाती है। अविलंब क्यों झुक जाती है? तो अविलंब क्यों, इसे जाना चाहिए था कुछ इधर सीधे, लेकिन सघन से विरल, विरल से सघन होने की वजह से, विरल से सघन होने की वजह से ये थोड़ा सा विलंब कर झुककर कुछ ये हमारा ऐसा होगा, इस तरीके से। ठीक, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ठीक, तो जब ये एक पृष्ठ से विरल से सघन चली तो यहाँ पर आगे टकराई दीवार, और जब दूसरी बार टकराई तो इसे दूसरा पृष्ठ मिला। अब दूसरा पृष्ठ क्या कह रहा है कि इसका अविलंब इधर है, तो इस दूसरे पृष्ठ से जब अविलंब हम बनाएंगे इस तरीके से, तो इसमें समझना क्या है, सघन से विरल, ये है सघन और ये क्या है, विरल है, तो सघन से विरल किरण गई। इसका मतलब कि जब किरण सघन से विरल जाती है तो अपने अविलंब से दूर हटती है, सघन से विरल जाने में अविलंब से दूर, यानी कि अविलंब ये वाला, ये अभी इसके लिए अविलंब ये अब इससे दूर हटेगी, यानी थोड़ा सा ये कुछ इस तरीके से और डाउन होकर ये हमारे इधर आकर मिल जाएगी। ठीक, यानी कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहीं आकर यहाँ पर बनेगा जो एक्चुअल प्रतिबिंब। ठीक, और पहला पृष्ठ है, अरे भाई तुमने तो प्रतिबिंब बना लिया, मेरा प्रतिबिंब कहाँ है? तो अगर इसका इसके लिए हम अगर प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है ये आभास है, सॉरी, इसका इस पृष्ठ का जो प्रतिबिंब है वो हमें आभासी प्रतिबिंब जैसा मिलता है, जो कहीं यहाँ पर आके आइडियस मिलता है, ये एक्चुअल नहीं है। ये पहले वाले पृष्ठ की वजह से
जब केवल विरल से सघन होता तो उसके लिए ये प्रतिबिंब बनता, लेकिन हमारे पास दो पृष्ठ हैं। जैसे ही अगले पृष्ठ पर यहाँ पर किरण टकराएगी फिर अपवर्तन होगा, थोड़ा सा और नीचे आ जाएगी, यहाँ पर ये जो है हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा लेंस मेकर में ये जो है इतनी प्रक्रिया को नहीं दर्शाते। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ठीक, जैसे ये आपको बस स्ट्रक्चर समझना था कैसे क्या होता है। अब थोड़ा सा देखिए क्या जो इसमें मोटा मोटी है उसी को हमें लेना है। ठीक, जैसे सेम कहानी, हमारे पास एक लेंस है, थोड़ा सा बड़ा ही लेते हैं, ये वाला लेंस है, इसका मुख्य अक्ष ये वाला पॉइंट है, ये मुख्य अक्ष है, और इसका जो प्रकाशीय केंद्र है वो हमारा सी है। ठीक, प्रकाशीय केंद्र सी है। इस पृष्ठ के लिए मान लेते हैं कि जो त्रिज्या है वो कहीं यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को हम मान लेते हैं R1, क्योंकि पहला पृष्ठ है तो इसके लिए R1 मानेंगे। दूसरी बात ये समझना है कि लेंस जो है पतला है, लेंस अत्यंत पतला है, ये आपको समझ के रखना, पतला है। ठीक, नहीं तो अगर पतला नहीं मानेंगे तो हमें इतनी मोटाई लेनी पड़ेगी और उससे हमें मापना पड़ेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, मैं कह रहा हूँ कि आपको पतला लेना है। अब इस पृष्ठ के लिए जो त्रिज्या है वो यहाँ है, इसको अपने से समझने के लिए हम C1 दर्शा देते हैं। अभी ये मत समझिए कि C1 इसमें F1 दिया नहीं, ये अभी कहानी है, हम कह रहे हैं कि केवल C1 को मानना है त्रिज्या के वजह से। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है इस बिंदु पर, ठीक, एक वस्तु है वो बिंदु पर रखी गई है, और जो अभी अभी आपने किया है उसी को वहाँ पर लगाना है। इस वस्तु से प्रकाश किरण चलने वाली कुछ यहाँ पर टकराई। ठीक, जैसे ही यहाँ पर टकराएगी तो ये वाला जो टर्म है ये विरल, अभी आपने पीछे समझा, ये वाला जो टर्म है ये सघन, और फिर जो है ये हमारा विरल, दोबारा विरल आ गया, सघन विरल सघन विरल। विरल का अपवर्तनांक हमने पीछे भी कर रखा है N1, इसका अपवर्तनांक N2, और फिर विरल का अपवर्तनांक हम N1 ही मान लेते हैं। एक तो लेंस से दोनों तरफ आई हम ये मान के चले। अब कहते हैं कि जैसे ही वस्तु का प्रकाश किरण यहाँ पर टकराता है तो ये पहला पृष्ठ है और इसका विलंब ये है, तो इसको विलंब बनाएंगे तो कुछ ऐसे जाएगा, विरल से सघन जाने पर विलंब झुक जाएगी, थोड़ा सा ही डाउन हो जाएगी ऐसे। ठीक, थोड़ा सा, तो इसके लिए आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, इसके लिए जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो कुछ आते हमारा इधर जो कहीं है यहाँ मिल जाएगा। ठीक, इसको मान लेते हैं आइडिस, इसको हमने मान लिया आइडिस। इसके लिए प्रतिबिंब बना है, ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल अभी निश्चित बनेगा। जैसे ही प्रकाश किरण यहाँ पर टकराएगी तो थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका जो विलंब है कुछ इधर बनेगा, जिसको हम अपने से मान लेते हैं C2, और इसकी त्रिज्या मान लेंगे हमें R2। ठीक, इसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली, R2। अब सोचिए इसमें कि जैसे ही यहाँ पर टकराएगी तो इसका विलंब कुछ ऐसे निकलेगा, और हम जानते हैं कि सघन से विरल जाने पर विलंब दूर हटती है, तो विलंब ये वाला बनेगा, जिससे विलंब ये वाला इससे दूर हट जाएगी, तो थोड़ा सा और डाउन हो जाएगी ऐसे। ठीक, तो ये कुछ जाके हमें यहाँ मिलेंगे, यहाँ पर। ठीक, ये इसके लिए, इस पृष्ठ के लिए अविलंब ये वाला, तो विलंब से थोड़ा और दूर हटेगी, सघन से विरल दूर हटती है, थोड़ा इससे और दूर हटेगी, थोड़ा दूर हटाकर यहाँ मिल जाए, तो जो किरण आकर मिलेगी वो यहाँ पर आकर मिलेगी, जो हमारा इस पूरे लेंस के लिए प्रतिबिंब का कार्य करता है। ये जो है केवल और केवल इस पहले पृष्ठ के लिए है, और ये जो है दोनों को मिलाकर बनाया गया है, तो ये हमारा एक्चुअल प्रतिबिंब है। ठीक, जो वास्तव में होगा हमारा। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो अपवर्तन है वो दो पृष्ठों पर हुआ है, और जब वो अपवर्तन दो पृष्ठों पर होगा तो दो सूत्र लगेंगे, एक बार विरल से सघन और सघन से विरल, दो बार लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, बाकी प्रक्रिया इसमें थोड़ा सा आपको ये लेंस है, इसकी मोटाई ये है, इसकी त्रिज्या ये है, एक वस्तु ऊपर है, ये आपको कुछ कंस्ट्रक्शन आपको लिख कर रखना है। तो हम जानते हैं कि विरल से सघन, क्योंकि पहला तो विरल से सघन ही है, तो विरल से सघन के लिए जो फॉर्मूला है विरल से सघन के लिए वो है -N1/U प्लस N2/V और N2-N1/R। ये विरल से सघन के लिए फॉर्मूला है। ठीक, ये पीछे दबा रखा है, -N1 चूंकि U, V और R अपवर्तन का सूत्र कराते समय हमने साइन के साथ लिया था, जो माइनस का था माइनस का रखा, जो प्लस का था उस समय प्लस का रखा, तो यहाँ पर दोबारा प्लस माइनस रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने इसे अपवर्तन सूत्र में पहले से ही माइनस का U, प्लस का V, -R सब रख रखा है, तो यहाँ पर दोबारा हमें नहीं रखना। तो N1/U, U क्या है,
तो ये जो वस्तु है यहाँ तक की दूरी को u, एक्चुअल प्रतिबिंब कौन है? तो ये वाला है, तो यहाँ तक की दूरी को v। आभासी प्रतिबिंब कौन सा है? तो यहाँ से यहाँ तो हम अपने से i डैश माने हैं, तो इसको v डैश माने हैं। ठीक, अब n1 बटा u, ये पहले पृष्ठ विरल से सघन इस पृष्ठ पर हुआ है, इस पृष्ठ पर, तो इसकी त्रिज्या क्या है? r1 है। इसकी त्रिज्या क्या है? r1, यानी कि n1 बटा u, ये तो ठीक है, प्लस n2 बटा v, अभी समझ लें इस पहले पृष्ठ के लिए जो v का काम हुआ है इस पृष्ठ की वजह से, इसके लिए आभासी प्रतिबिंब बना है ये वाला हिस्सा, ये आभासी प्रतिबिंब पहले पृष्ठ के लिए बना है, पहले पृष्ठ के लिए i डैश, तो इसका प्रतिबिंब जो है i डैश है पहले पृष्ठ के लिए, और इसकी दूरी क्या है? v डैश, तो हम कहेंगे ये रहा हमारा v डैश। अब n2 माइनस n1 बटा r, त्रिज्या क्या है? तो पहले पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो क्या है? r1, तो यहाँ पर n2 माइनस n1 बटा r1, ये हमारा एक जो है समीकरण क्या हो गया? इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक, फिर दूसरा कंडीशन बनता है, यहाँ से हमने विरल से सघन कर लिया, दूसरा है सघन से विरल। तो सघन से विरल ध्यान रखना, ये वाले किरण जो है ये भासी, ये इस पर आकर टकराती है, तो जो ये आभासी वाला टर्म है ये इस पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करता है। नहीं समझ में? ये जो आभासी वाला टर्म है, आभासी ये वाला हिस्सा, ये इस पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। इस पृष्ठ के लिए आभासी वाला टर्म वस्तु कार्य करता है। प्रतिबिंब कौन करेगा? ये रहा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब ये है, और इस पृष्ठ के लिए ये वाला टर्म वस्तु का काम करता है। चलो वो छोड़ो, अभी ये जानते हैं हम कि अब जाना है हमें सघन से विरल, सघन से विरल, इसके लिए हमें निकालना है। और सघन से विरल के लिए क्या फॉर्मूला है? तो माइनस n1 बटा v प्लस n2 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटा r, ये हमारा सघन से विरल के लिए है। अच्छा, v कौन सा होगा? दूसरा पृष्ठ करना है, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम i डैश कर रहा है, वस्तु का काम, तो वस्तु की दूरी क्या है? v डैश है, तो इसके लिए वस्तु की दूरी v डैश है। प्रतिबिंब क्या है? तो ये i है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी v है, तो माइनस के n1 बटा, ये तो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले से लिखा मैंने, ये फॉर्मूला पुट करना है, तो माइनस n1 बटा v, तो वास्तव में v की वैल्यू क्या है? v ही है, तो v ही रख देना, क्योंकि ये इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी v है, रख देना। अब इस पृष्ठ के लिए वस्तु का काम किसने किया है? तो वस्तु का काम किसने किया? इस वाले टर्म में, इसकी दूरी क्या है? v डैश, यानी कि u का मान v डैश, ठीक, बराबर n2 माइनस n1। अब दूसरा पृष्ठ, इसके लिए त्रिज्या क्या है? तो r2, तो हमने रखा यहाँ पर त्रिज्या r2। ठीक, तो ये हमने विरल से सघन और सघन से विरल के लिए दो समीकरण तैयार कर दिए। ठीक, अब ये बताइए, कोई भी आप लेंस लेंगे या दर्पण लेंगे, तो उसमें केवल आपको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब जो बनता है उससे मतलब होता है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो वस्तु है वो O पर था, यानी कि U पे, और जो इसका प्रतिबिंब बना है टोटल का वो V ये वाला है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये तो फॉर्मूला में आया है, तो इसको कैसे भी करके इस V डैश को हमें हटाना होता है। ये रहा हमारा समीकरण 1, क्योंकि ये रहा V डैश, और वो रहा समीकरण 2, जो कि रहा V डैश। ये भी n2 बटा v डैश है, ये भी n2 बटा v डैश है। सोचिए इसे हमें हटाना है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, यानी कि अगर हम इसमें समीकरण 1 में से 2 को हटा दें तो v डैश खत्म, क्योंकि एक प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, हटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि हमारा जो ये है आराम से अपना v डैश हट जाएगा और जो बच जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम क्या कहेंगे इसमें, अब ध्यान देना, ये समझना है, यहाँ से ये चित्र का कोई काम नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा तो आप सब आराम से, मैंने क्या कहा आपसे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा दें, इसमें से उसको हटा दें, ये क्या है? तो माइनस के n1 बटा u प्लस n2 बटा v डैश बराबर n2 माइनस n1, ये है हमारा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें घटाना है, तो इसमें से इसको, तो ये माइनस के n1 बटा v प्लस n2 बटा v डैश, ये हमने LHS को LHS में से घटा दिया। अब RHS बचा, RHS में से RHS में हटा देंगे, तो हम कहेंगे कि n2 माइनस n1 बटा r1 माइनस n2 माइनस n1 बटा r2, ये हो गया हमारा। ठीक, ये हमने घटा दिया।
ये बताइए इस वक्त क्या करेंगे, सोचिए यहाँ से, माइनस के n1 बटा यू ये ऐसे रहने देंगे, प्लस के n2 बटा v डैश, माइनस माइनस प्लस n1 बटा v, माइनस प्लस माइनस n2 बटा v डैश बराबर n2 माइनस n1 अगर कॉमन लेंगे तो 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2 ये बनेगा, n2 बटा v डैश से n2 बटा v डैश खत्म, बचा क्या, तो माइनस के n1 बटा u प्लस के n1 बटा v बराबर n2 माइनस n1 हमने कॉमन ले लिया और ये बचा 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r। ठीक, अब जो है जो यही होता है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा सा ये भी समझना है कि जो रियल माध्यम हमने लिया है वो हमारा वायु था और जो ये लेंस था वो हमारा कांच था। तो हम क्या कहेंगे कि जो वायु था उसका अपवर्तनांक 1 होता है और जो कांच है उसका 3/2 होता है। तो हम अपने से कहेंगे चलो कोई बात नहीं, कांच है, पानी भी आ सकता है, प्लास्टिक भी आ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें से मॉडिफाई करना होता है। अगर n1 कॉमन ले लेंगे, खुद सोचिए n1 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 बटा v प्लस का जैसे हम आगे लिखेंगे तो माइनस 1 बटा u हो जाएगा और n2 माइनस, या अगर इसमें से हम n1 कॉमन ले ले, n1 कॉमन लेंगे तो ये n2 बटा n1, क्योंकि यहाँ पर तो n1 है नहीं, आपने जबरदस्ती कॉमन लिया तो बटा में आएगा, n1 से n1 गुणा करेंगे बढ़ जाएगा, n2 बच जाएगा, n1 कॉमन लिया यहाँ क्या बचा 1 और ये 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2, n1 से n1 खत्म, यानी कि 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर n2 बटा n1, n2 वायु कांच के लिए था और n1 वायु के लिए, तो कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष इसको केवल हमें n से दर्शा देना है, क्योंकि पानी भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, कागज भी हो सकता है, तो n2 बटा n1 दूसरे माध्यम यानी कि लेंस का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष इसे हम केवल n से दर्शाते हैं। तो n2 बटा n1 को मैंने क्या लिखा n, क्यों लिखा, क्योंकि n2 बटा n1 को ही अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक, अच्छा तो ये बचा 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2, जो ये वाला हिस्सा आया है यही हमारा जो है लेंस मेकर फॉर्मूला है। ठीक, ये जो हिस्सा है हमारा ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, इससे हम लेंस सूत्र भी निकाल सकते हैं। अब सोचिए थोड़ा सा, आपने जो 10th में टर्म पढ़ी थी, अगर वस्तु अनंत से आती है, लेंस के लिए अनंत से आती है तो कहाँ बनती है, फोकस पर। अगर वस्तु अनंत पर स्थित होगी यानी कि u बराबर इन्फिनिटी, तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनता है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी v बराबर फोकस पर यानी कि f। नहीं समझ में आया, मैंने कहा अगर वस्तु अनंत पर हो, u का मान इन्फिनिटी, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो f पर बनेगा, क्योंकि अनंत से आएंगे तो फोकस से जाएंगे तो v का मान f हो जाएगा। अच्छा, तो हमने एक कंडीशन डाल दिया यहाँ पे कि अगर u अनंत पर हो, u बराबर इन्फिनिटी हो, तो जो वस्तु बनती है वो फोकस पर बनती है, यानी कि जो v का मान होगा वो f होगा। ये हम जानते हैं कि अगर वस्तु अनंत से आएगी तो फोकस पर बनेगी। तो मैंने कहा अगर इस टर्म में, इस वाले फॉर्मूले में अगर हमने ये वैल्यू रख दी u का मान इन्फिनिटी, 1 बटा v, v का मान क्या है f, v का मान क्या है f, यानी कि 1 बटा f, नहीं समझ में आया, 1 बटा f माइनस 1 बटा u, u की वैल्यू क्या है अनंत, 1 बटा इन्फिनिटी बराबर, ये सब ऐसे लिख देना है n माइनस 1 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2, ये हमने कर दिया इतना। अब 1 बटा f बराबर n माइनस 1 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2, ये फॉर्मूला हो गया हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, लेकिन अंत से आएगी तब के लिए। अब सोचिए अगर इसको मैं समीकरण 2 3 जो भी मान लो, आगे पीछे जो भी मान रखा होगा, अगर इसको मैं 3 मान लेता हूँ और इसको 4 मान लेता हूँ, तो खुद सोचिए आप ये कि ये वाला टर्म f के बराबर 1 बटा f के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों टर्म आपस में बराबर हैं, और जो ये दोनों टर्म आपस में बराबर हैं तो ये दोनों टर्म भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी कि 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा 1 हमारा चलता रहता है। नहीं समझना है आपको, वो दोनों ये आपस में बराबर है तो ये टर्म भी इसके बराबर होगा, तो 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर कितना 1 बटा f, इसे हम लेंस सूत्र कहते हैं, और जो ये हमारा आया है ये लेंस मेकर फॉर्मूला है।